सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इंटर नो ये हाई स्कूल की 10 की अगर आप 10वीं की क्लास की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। जैसा कि पता होगा कौन सा क्लास है ये, आपका फिजिक्स का क्लास है। हम 10 की फिजिक्स बता रहे हैं और उसके बाद ये चैप्टर कौन सा स्टार्ट किए, लेसन फर्स्ट, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का क्या है अपवर्तन है। पहला लेक्चर तो नहीं है फिलहाल, और ये मैं आपको इसके पहले 19 लेक्चर दे चुका हूँ। ये जो क्लास है ये मैं आज जो बोल रहा हूँ ये 20वें नंबर का क्लास है। और जैसे अभी के पास जब भी वीडियो जाएगा, फिलहाल कब तक जाएगा मुझे मालूम तो नहीं है, इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी जाएगा तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 20वां वीडियो में मेरा ना देखिएगा। ये 20वां नंबर का है तो 20वां नंबर का नहीं, आपको पहले नंबर का देखना है, फिर दूसरा का, इस तरह से सीरियल वाइज से आना है और आपको 20 तक आना है। फिर उसके बाद आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है इस वीडियो को देख के, मतलब कितना एनर्जी का सेंस, ऐसा थोड़ा नहीं कि उसमें मारधाड़ बताया हूँ और आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब नॉलेज की पावर कितनी बढ़ जाती है वो आप देखिएगा। फर्स्ट टू कितने 19 वीडियो और इसको बाद इसको भी देख लीजिएगा। और मैं पूरा आपको जितने वीडियो तक हो सकता है 100-150 जितना भी वीडियो बनाना होगा मैं आपके लिए क्या करूँगा, पूरी तरह प्रैक्टिस करूँगा। ये जैसे वही फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है, लेक्चर तो नहीं, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर के बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं। फिर आगे है इसी के अगला आगे है प्रकाश का वो है अपवर्तन है। फिर उससे रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, लेंस में। फिर लेंस से जब हो जाएगा तो फिर लेंस जब ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, ये आई ओई के बारे में, आँखों के बारे में जिक्र करेंगे अगले चैप्टर में। फिर वो चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो तब उसके बाद हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे, विद्युत वाले में चलेंगे। तो फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, उसके बाद फ्लेम के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, ये सब जितने भी रूल है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम है। उसके बाद मोटर है, उसके बाद जनरेटर है, और उसके बाद ये जनरेटर आपके 2 टाइप के, एक AC वाला एक DC वाला जनरेटर है, और उसके बाद घरेलू परिपथ है, उसके बाद विद्युत बल्ब है। जितने भी टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सब बताना। वायरिंग कैसे करते हैं, उसके बाद ये जो वायर होते हैं, श्रेणी क्रम क्या होती है, समांतर क्रम क्या होता है। जितने भी सीरीज़ 2 टाइप के सीरीज होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में भी पेपर में आपको देखने को ढेर सारे फिजिक्स में क्वेश्चन मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल 9-10 में, ये 12 में ऐसा भी आपको सिचुएशन, आपको 12 में भी देखने को ये सब मिलेगा। तो चलिए मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। और मैं ये हेडिंग डलवा के छोड़ा था, कौन सा मैं आपको डलवा था, रेखीय आवर्धन, जिसको आप बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन तक मैं करा के किया था। तो आज की हेडिंग भी आप यही डालेंगे। आज पहले मैं कुछ आपको क्या करता हूँ, पहले कुछ लेक्चर देख के, मैं जब लिखने को होगा तो मैं आपको बताऊँगा। जब तक मैं बोलूँगा नहीं कि नहीं लिखिए, तब तक आपको लिखना नहीं है। और जब लिखने के नंबर आएगा तो मैं वहाँ पे आपको बोलूँगा चलो लिख लो। तो आज की हेडिंग, जो कल हेडिंग डाले थे, आज भी वही हेडिंग पड़ेगी। और पहले मैं इसमें लेक्चर दूंगा आपको, और फिर उसके बाद ये हेडिंग पहले मैं डाल लेता हूँ, हेडिंग लिख लेता हूँ, कौन सा, रेखीय आवर्धन आज का हेडिंग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर या फिर लाइनर लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको बोलते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ी सी भद्दी है, सॉरी। और लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप क्या करते रहिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप अपने राइटिंग में लिखिएगा, रेखीय आवर्धन को, लीनियर मैग्नीफिकेशन। बुक का भी इस्तेमाल करिएगा, बुक भी देखा करिएगा, जो मैं हेडिंग बोलता हूँ उस बुक में मैच किया करिए, मतलब वो हेडिंग आप इसका इंग्लिश लिख लिया करिए। ये सब मैं तो लिखता ही हूँ, और इसके साथ साथ आप भी लिख लिया करिए। लेक्चर में समझा दे सकता हूँ, बाकी इससे बड़े क्लास में हो चुके तो कुछ अपने से भी तो कुछ करेंगे ना। अब टोटल टीचर के ऊपर अगर आप डिपेंड हो जाएंगे तो फिर फ्यूचर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, हम लोग तो एक क्या होते हैं, आपका रास्ता होता है, बाकी चलना तो उस रास्ते पे आपको ही होता है। तो ये आपका हो गया, और मैं यहाँ पे करा दिया। और मैं इसको बता देता हूँ कि आखिर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये होता क्या है, कौन सा रेखीय आवर्धन क्या होता है, फिर रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए अगर रेखीय आवर्धन है, इसका पर्पज़ क्या है, ये बता देता है। रेखीय आवर्धन से ये मालूम चल जाता है आपको कि वस्तु कितनी बड़ी थी और उससे उस वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उसका पहचान हम लोग किससे कर लेते हैं, रेखीय आवर्धन से करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, किसी सर्किट में लाइट उठ गई है कि नहीं गई है, कहाँ से तार गड़बड़ है, लाइट आ रही कि नहीं आ रही, तो कैसे पहचान कर लेते हैं, टेस्टर से ना। ऐसे टेस्टर लगाते हैं, अगर टेस्टर हमारा जलता है तो बोलते हैं लाइट आ रही है, अगर टेस्टर नहीं जलता है तो हम लोग बोलते हैं लाइट नहीं आ रही है। ऐसा देखा होगा। तो उसी तरह
इससे हम लोग क्या रेखीय आवर्धन से क्या मालूम कर लेते हैं, रेखीय आवर्धन से पता कर लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था ना, प्रतिबिंब देख रहे थे वस्तु को, जब हम लोग ऐसे वस्तु को मैं जब दर्पण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बना के ऐसे वस्तु को आगे पीछे कर रहा था, तो ये जो इसका प्रतिबिंब है ये भी आगे पीछे हो रहा था। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे थी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बन रहा था। तो ये वस्तुआ की साइजिया देख रहे थे, छोटी बड़ी छोटी वस्तुआ की नहीं, वस्तु की साइज़ तो हमेशा अच्छा वो किस में एक इतने बड़ी थी, लेकिन घट बढ़ के आ रहा था। कभी प्रतिबिंब इतना बड़ा देखो, कभी प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा था, तो कभी इतना बड़ा बन रहा था, तो कभी इतना बड़ा। एक कंडीशन में तो वस्तु का प्रतिबिंब जो हो रहा था इस वस्तु की तुलना में उसका प्रतिबिंब सब बड़ा बना था किस केस में, और सीधा बना था किस केस में, बताओ केस कौन सा? छठा केस में। एक ही केस है, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। छठवां केस में जितनी बड़ी वस्तु से उससे बड़ा उसका क्या बन गया था, उसका प्रतिबिंब आ रहा था छठवें केस में। छठवें केस का मतलब क्या, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F कहाँ था, बीच था लास्ट वाले केस में। तो ये देखने को आपको मिला था ना। तो रेखीय आवर्धन से यही जानकारी आपको मिलती है कि आखिर वस्तु कितनी बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब जो है इस वस्तु से कितना बड़ा बनेगा, मतलब कितना बड़ा बनेगा या फिर कितना छोटा बनेगा। इसकी पहचान हम लोग क्या किससे करते हैं, रेखीय आवर्धन से कर लेते हैं। जैसे ये 10 सेमी का, जैसे मैं मान लेता हूँ एक आइडिया के तहत, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। अब ऐसे इंची हटा के नापने मत लगना ना साइंस के छात्रों ना समझ, साइंस के छात्रों के लिए समझ क्या बोलते हैं उसको, इशारा काफ़ी है, इशारा काफ़ी है फिजिक्स पढ़ने वालों को या फिर साइंस पढ़ने वालों को, विज्ञान पढ़ने वालों के लिए। मैं आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ जैसे इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसका ये वस्तु है और इसका हम प्रतिबिंब दर्पण रख के बनाना चाह रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा कि इस वस्तु से इसका प्रतिबिंब छोटा आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि 6वां केस होता है, इसके बाहर 7वां केस तो नहीं होता है। तो वो वस्तु की तुलना में उसका इमेज कितना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उसकी पहचान हम लोग रेखीय आवर्धन से कर लेते हैं। किसे कर लेते हैं, रेखीय आवर्धन से कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कैसे, अब आपकी पहचान बता रहा हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वस्तु 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, ये 4 सेंटीमीटर की वस्तु है। तो मैं आपको बोलूँगा कि 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है ना, मैं ऐसे कहूँ कि ये मतलब इस वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे समझिए। अच्छा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, थोड़ा समझाना होता है तो थोड़ा सोच के बोलना होता है ना कि क्या बोलो कि जिससे सामने वाला स्टूडेंट क्या हो जाए, समझ जाए। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बात ये होती है ना कि मतलब क्या बोला जाए जैसे सामने वाला बच्चा क्या हो समझे, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में वो होती है ना, तो उसको आप मैनेज करिएगा ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वस्तु है, और मैंने कह दिया कि इस वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। कितना गुना, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, मतलब जितनी बड़ी वस्तु थी उससे 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। अब जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी है, अब मैं कह दूँ कि मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है मेरे बॉडी का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। जितनी बड़ी बॉडी होगी, मैं कहूँ कि प्रतिबिंब बन रहा है मेरे बॉडी का कितना गुना, 5 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। कितना गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो बताओ कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कहूँ कि जितनी बड़ी मेरी बॉडी है, मेरे बॉडी का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो बताइए कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो आप कहेंगे यार कि ठीक है, जितनी बड़ी आपकी बॉडी है, आपके बॉडी का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, लेकिन पहले तुम तो भाई अपनी बॉडी की लंबाई बता दो, फिर हम बता देंगे। अपनी बॉडी की लंबाई आपके दिमाग आएगी ना, इसके बॉडी का, मेरे बॉडी का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका दिमाग कहाँ चलेगा, पहले सामने वाले बंदे का, यानी सामने वाले आदमी का, पहले हाइट पता करो कितनी है, पहले उसकी कितनी है, हाइट कितनी पता है। फिर मैं जैसे मैं अपने को बता दिया कि मेरी हाइट जैसे मैं आपको बता दिया कि मान लेते हैं कि मैं अपनी हाइट बता दिया जैसे 2 मीटर। एक आइडिया के तहत 2 मीटर नाप मत लेना, एक आइडिया के तहत जैसे मैंने मान लिया कि मेरी हाइट कितनी है, 2 मीटर है। तो अब आपको पता हो गया कि अब बात यही थी कि मेरे हाइट का जो प्रतिबिंब हो रहा था 5 गुना बड़ा बन रहा था। तो मेरी हाइट हो गई 2 मीटर की है, तो यानी 5 गुना 10 मीटर लंबा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर। वस्तु कितनी थी, 2 मीटर की, प्रतिबिंब कितना बन रहा था, 10 मीटर का, मतलब बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब रेखीय आवर्धन होता है, याद रखना, रेखीय आवर्धन की पहचान कैसे करते हैं, इसमें गुना बोलेगा। क्या बोलेगा, गुना।
कि वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु से 5 गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है, 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। तो जहाँ पे गुना का इस्तेमाल करता है तो समझ जाना कि क्या आ गया, वहाँ पे रेखीय आवर्धन आ चुका है। जहाँ पे अगर गुना का इस्तेमाल करेगा तो समझ लीजिएगा रेखीय आवर्धन हो गया। जैसे इसमें गुना ही करके बोलेगा कि एक वस्तु 3 सेंटीमीटर की, एक जैसे ऐसे बोलेगा, देखिए एक वस्तु 3 सेंटीमीटर की थी और इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके लंबाई का 5 गुना बड़ा बन रहा है। 5 गुना, गुना बोला कि नहीं बोला? तो पेपर में भी आपको मिलेगा गुना, तो जहाँ पे भी गुना का इस्तेमाल करेगा तो समझ जाइएगा फटाक से कि ये आ गई हमारी क्या, ये आवर्धन आ चुका है। क्या आ चुका है? आवर्धन आ चुका है। तो गुना से पता कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल, अभी लेक्चर ये है, अभी लिखना नहीं है आप लोगों को, कुछ नहीं लिखना है भाई, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा जहाँ भी लिखना होगा। लेक्चर है, पहले लेक्चर सुनो। लेक्चर बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, इसके लंबाई का 4 गुना है। इसके लंबाई का कितना गुना है? 4 गुना बड़ा बन रहा है। तो आपसे पूछेगा तो 4 गुना बड़ा बन रहा है, तो देखिए 4 गुना जो आया है तो यहाँ से हम लोग पता कर लेते हैं कि आवर्धन आ चुका है। तो आपसे बोलेगा कि बताओ कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। आपसे बोलेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, यानी प्रतिबिंब जो होगा कितना बड़ा बनेगा। तो बस कॉमन सी बात है। अब एक वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और उसका जो प्रतिबिंब है उसके लंबाई का 4 गुना बन रहा है। तो मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है? 5। कितनी है? 5। और इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वस्तु के लंबाई का 4 गुना बन रहा है। तो मतलब 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब जैसे अब ये 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, और 5 सेंटीमीटर की अगर वस्तु है तो इसका इमेज जो बन रहा है इसके 4 गुना बन रहा है, यानी 20 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो बस आपको यही समझना है। कोई पूछेगा भाई रेखीय आवर्धन से क्या सीख मिलती है, तो आप यही बताइएगा सामने वाले बंदे को कि रेखीय आवर्धन से सर हम लोग ये पता कर लेते हैं कि आखिर वस्तु से कितना बड़ा उसका इमेज आ रहा है, कितना बड़ा उसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं, तो वस्तु की तुलना में उसकी जो प्रतिबिंब होते हैं, जब वस्तु को हम लोग आगे पीछे कर रहे थे 6 केस में, 6 केस याद रख लेना, जब वस्तु को आगे पीछे इस तरह से कर रहे थे तो उसका इमेज छोटा बड़ा हो रहा था ना। तो यही है आवर्धन से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि आखिर वस्तु से कितना बड़ा उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है। और इसकी पहचान कैसे होती है आवर्धन की? आवर्धन में गुना हमेशा गुना बोलेगा, 2 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से बोलेगा। तो ये चीज़ उसकी निकल के आती है क्या? आवर्धन। क्या ये इतना जितना मैं लेक्चर दिया कि आप समझे? आप क्या लेक्चर आपने समझ गया? अपने पहचान तो कर लिया, अच्छे से पहचान हो चुकी होगी ये रेखीय आवर्धन का। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? इसके डिफिनीशन पे आ जाते हैं, जो एग्जाम में बार आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, है ना, यूपी बोर्ड का। फिलहाल देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ। यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2022 में, उसके पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ। और वैसे जैसे मान लेता हूँ कि ये जो वीडियो है ये ऑल इंडिया के बच्चे नहीं, अदर हर जगह के बच्चे देखते होंगे ना। जैसे अगर बिहार बोर्ड का हो गया, किसी बोर्ड का हो गया, तो सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। पता है क्यों? ऐसा नहीं होता कि यार बिहार बोर्ड के सिलेबस में, अगर बिहार बोर्ड के चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है अगर सिलेबस में, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिहार बोर्ड में ये रेखीय आवर्धन का कोई दूसरा फार्मूला हो जाएगा। अरे कतई नहीं होगा भाई। ये फार्मूले जो होते हैं वो ऑल इंडिया में नहीं, ऑल विश्व में एक ही फार्मूले मूव करते हैं। जैसे तत्वों की संख्या अगर पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो 118 है ना। तो ऐसा थोड़ा ना कि यूपी में 118 है और उसके बाद चले गए बिहार में तो 115 हो गया, या फिर चले गए यहाँ पे अमेरिका में तो वहाँ पे 145 हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सब एक क्या होते हैं, सब पूरे क्या होते हैं, फाइनेंस होते हैं पूरे अच्छे तरह से। तो किसी भी बोर्ड का अगर बच्चा देख रहा है तो सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। फिलहाल मैं यूपी बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी भी बोर्ड का हो यार, दिक्कत क्या है। तो चलिए अब हम लोग ये हेडिंग तो डाले ही है ना, अब इसकी परिभाषा लिखिए। चलिए आप परिभाषा लिखिए, मैं इसको मिटाते चल रहा हूँ। आप परिभाषा लिखिए किसी वस्तु के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के
लंबाई के अनुपात को किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक खड़ी पाई लिखिए, उसके आगे लिखिए इसे हम, उसके आगे लिखिए इसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसके बाद आगे लिखिए इसे हम स्मॉल एम, इसे हम स्मॉल यम, ये देखिए ये स्मॉल एम है, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एक खड़ी पाई। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं, जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे स्मॉल एम का मतलब समझते हैं, मैग्नीफिकेशन है, तो इसको स्मॉल एम, जैसे देखिए, जैसे सुनिए फिजिक्स का रूल होता है, जैसे बल है तो इसको फोर्स बोलते हैं ना, तो बल को किसे दिखाते हैं, एफ से, देखा होगा सिंबल। उसी तरह त्वरण अगर होता है तो जानते हैं त्वरण को ए से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन होता है। और उसके बाद अगर दाब होता है तो सिंबल उसका बना हुआ ना पी से दिखाते हैं, पी फॉर क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अगर जैसे क्षेत्रफल हो गया तो जानते हैं ना फिजिक्स में क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, ए फॉर क्या होता है, एरिया होता है। तो उसी तरह अगर रेखीय आवर्धन कहीं पे आपको मिल जाएगा, रेखीय आवर्धन आवर्धन तो उसका सिंबल क्या हो जाता है, स्मॉल एम। तो कहीं पे स्मॉल एम नज़र आएगा तो समझ लीजिएगा कि रेखीय आवर्धन है। हर जगह नहीं, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इस चैप्टर में अगर मिलेगा तो रेखीय आवर्धन हो जाएगा एम। तो लिखा किसी परिभाषा इसका ये लिखा ना, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो इतना तो हो गया, स्मॉल एम से दिखाते हैं, इतना हो गया। ये परिभाषा होने के बाद उतना कर लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। सिंबल लिखना जरूरी है। अब नीचे हम लोग उसके जो परिभाषा लिखे हैं ना, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। अब उसके नीचे लिख लीजिए क्या, फार्मूला। उसके नीचे लिखिए क्या, जस्ट उसके नीचे लिखिए फार्मूला। अब फार्मूला में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेगा, ऐसे देखिए रेखीय आवर्धन, पहले देख लीजिए थोड़ा, ऐसे लिखेगा रेखीय आवर्धन, पोस्ट में स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो यही है इसकी परिभाषा। देखिए जो आया है, प्रतिबिंब की लंबाई किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसी वस्तु की लंबाई। ये ने परिभाषा लिखा है रेखीय आवर्धन की, कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान से देखो भाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के किसके अनुपात को, अनुपात का मतलब समझते हैं ना, बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। फिर से देख लो, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं, एम से। तो रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से दिखाते हैं, ये सिंबल इसको डाल लो। अब जानते हैं ना प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाते हैं, याद है, एच डैश से। मैं आपको बताया था इसके पहले, जहाँ पे ये करा रहा था, एफ क्या होता है, आर क्या होता है, भी क्या होता है, यू क्या होता है। तो उसमें इसके पीछे वाले लेक्चर में बताया था एच क्या होता है और एच डैश क्या होता है। इन सारे के बारे में मैं बताया था, याद है कि याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करवा देता हूँ आपको कि प्रतिबिंब की लंबाई, पीछे का लेक्चर आप देखिएगा, इसीलिए मैं बोला हूँ कि प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाते हैं, एच डैश से, और वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं, एच से। तो अब देखिए यहाँ पे अगर शार्ट काट में इसको लिखा जाए, सिम्बॉलिक फॉर्म में, जिसको बोलते हैं सांकेतिक रूप में लिखा जाए, इसी को बतिया को, फार्मूला को, तो सांकेतिक रूप में अगर लिखा जाए तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा एम बराबर एच डैश बटे क्या, एच। यम बराबर एच डैश बच्चे कितना, एच। अब यम क्या है, कोई पूछेगा भाई, रेखीय आवर्धन है। एच डैश क्या है भाई, प्रतिबिंब की लंबाई है। एच क्या है भाई, वस्तु की लंबाई है। तो ये ऐसे शार्ट काट, जैसे जैसे बड़े क्लास में, जनरली बड़े क्लास में जब हम लोग पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे शार्ट काट इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बच्चों जैसा हरकत करोगे तो मज़ा नहीं आता है ना। तो लोग जनरली ये बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं भाई पी बराबर एफ बाई ए, पी बराबर एफ बाई ए, शार्ट काट। तो पी फॉर, अब सामने वाला इंसान समझेगा, पी फॉर क्या है, प्रेशर है, एफ फॉर क्या है, फोर्स है, ए फॉर क्या है, एरिया है, मतलब दाब बराबर बल बटे कितना, क्षेत्रफल। तो जो हिंदिया में बल बराबर लिखते हैं दाब बटे क्षेत्रफल ना, तो उसी को 60 में लिख दिया जाता है, पी और आई एफ बाई कितना, ए। अब जानते हैं ना, जमाना शार्ट काट का है, तो ये आपको जरूरी जानना है। तो ये आपने लिख लिया, परिभाषा लिखने के बाद हो गया होगा परिभाषा लिखने के बाद चलो ये लिखो, यहाँ से लिखो रेखीय आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई एच डैश अपन एच आर करके ये लिखो, एम बराबर एच डैश बटे कितना, एच।
अब चलो मैं हट जाता हूँ, आप लिख लिए होंगे मैं मेरे ख्याल से, सॉरी, कर लिया आपने। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, अब इसके आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं मात्रक। अगला हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं, मात्रक। अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग क्या, मात्रक। हेडिंग डालिए, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट। इकाई को मात्रक बोलते हैं, वही यूनिट होता है। अगला हेडिंग डाल लीजिए मात्रक का। देखिए अगला हेडिंग हमने डाल लिया क्या, मात्रक, जिसको आप बोलते हैं क्या, यूनिट। मात्रक में हेडिंग डाल के इसके अंदर ब्लू पेन से फिर लिखे रेखीय आवर्धन का। पेपर में पूछता है ये बात। चलो पहले इसका लिख लो बात। तो क्या हेडिंग डाला, मात्रक ना। चलो इसमें लिखिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। लिखिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। एक खड़ी पहले आके रेखीय आवर्धन की अगर मैं बात किया जाए, मैं अब तो हिंदी नहीं लिखूंगा, सिंबल लिख रहा हूँ, यम, आप समझ गए। तो रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे यप का मात्रक होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। अब देखो यहाँ पे यम द्रव्यमान है, तो वो वहाँ पे यहाँ वाला यम मैं समझिएगा ना, ये जो यम है द्रव्यमान है, तो दूसरे में हम लोग यहाँ पे यम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, मैग्नीफिकेशन को बताता है। अब जैसे मैं बात दिया कि जैसे एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसी तरह आयतन का जो मात्रक होता है ना, वो मीटर का कितना होता है, क्यूब होता है। तो उसी तरह यम जो होता है और रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। पेपर में आपको हर बार पेपर में मतलब एक क्वेश्चन आता है कि रेखीय आवर्धन का मात्रक क्या होता है, निम्न, या फिर बहुविकल्पी बनाएंगे तो ऐसे बनाता है कि निम्न में से रेखीय आवर्धन का मात्रक होगा डैश। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर एग्जाम में बनाता है पेपर में 10 के एग्जाम में, कंपटीशन का जब एग्ज़ाम देंगे, बड़े अभी आप हैं, छोटे बड़े अभी बड़े हैं नहीं छोटे अभी आप बड़े हो जाएंगे, तो उसमें देखिएगा ऐसा मिलेगा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यूपी बोर्ड में तो मिलवा करता है, जब अपर क्लास में आप जाएंगे ना, अपर क्लास मतलब इंटर में भी जाएंगे, या फिर कंपटीशन बोर्ड में जब जाएंगे, पुलिस का एग्जाम देंगे, तो ये सब हम लोग देते हैं, तो ये सब मिलते हैं सब उसमें। तो इसलिए बता रहा हूँ, बचपना अपना सही करो, बाकी जॉब की टेंशन मत करो, मिलेगा। कर रहा था तो रेखीय आवर्धन का पेपर में ऐसे पूछेगा कि रेखीय आवर्धन का मात्रक होता है डैश। उसमें रहेगा न्यूटन रहेगा, रेखीय आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मीटर होता है, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो उसमें आप लगाएंगे कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आपने लिखा ना, मात्रक हेडिंग डाल के लिखा रेखीय आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे नहीं होता, थोड़ा इसका वजह बता दो। मैं यहाँ पे आपको रीजन भी बताते चल रहा हूँ। अब आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि सर रेखीय आवर्धन का मात्रक तो नहीं होता है, ठीक, मैं सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा प्रूव कर देते तो मज़ा आ जाता। थोड़ा प्रूव कर देते कि कैसे मात्रक नहीं होता है, अगर प्रूव कर देते तो मज़ा आ जाता। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर इसका मात्रक क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसका मात्रक। तो जो आपने लिखा है कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, एक खड़ी पाही लगा के लिखा है ना, तब उसका रीजन देख लो। रीजन नीचे उसके लिखो, हेडिंग डालो कारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अब क्या, रीजन। यहाँ पे लिख लेना, रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, नहीं तो कारण है, ठीक है। हम लोग इसका रीजन जान जाते हैं कि आखिर इसका मात्रक क्यों नहीं होता है। मैं आपको रीजन भी बताते चलूँगा, टेंशन मत लेना। आखिर होता नहीं तो क्यों नहीं होता, उसका रीजन, वजह क्या है, मैं आपको बताते चलूँगा। तो यहाँ से देखिए, अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, रीजन में देखो कैसे सवाल को मतलब कैसे डील किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है ना, वो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको पेपर में लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। देखिए ऐसे लगाएंगे, सर हम जानते हैं डैश, क्या एक फार्मूला जानते हैं। अब जानते हैं मात्रक उत्तरक, जितने भी मात्रक उत्तरक होते हैं ना, सारे के सारे फार्मूले से निकल के आते हैं। सर हम जानते हैं क्या, अभी रेखीय आवर्धन की बात हो रही है तो रेखीय आवर्धन का मात्रक है, तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। सर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं। इसका फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक। अब हमको निकालना है क्या, मात्रक। तो यही काम इधर करेंगे, पहले मात्रक निकालना है तो इधर भी लिखेंगे रेखीय आवर्धन का मात्रक। जो काम इधर करेंगे, आप देखो मैथ का रूल होता है ना, जो काम आप लेफ्ट में करते हैं वही काम राइट में करेंगे। तो इधर मात्रक निकालना है तो इधर ऐसे लिखेंगे रेखीय आवर्धन का मात्रक बराबर प्रतिबिंब की लंबाई का मात्रक बटे वस्तु की लंबाई का मात्रक। तो यहाँ से देखिए रेखीय आवर्धन, ऐसे लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन का मात्रक, उसके नीचे से लिखेंगे ऐसे, तो रेखीय आवर्धन का मात्रक बराबर इधर लिखेंगे किसके, प्रतिबिंब के लंबाई का मात्रक।
प्रतिबिंब के लंबाई, तो 60 में लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब लंबाई का मात्रक 60 में लिख देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब किसकी लंबाई, प्रतिबिंब के मात्रक का मतलब क्या, प्रतिबिंब की लंबाई का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक बट्टे नीचे भी है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का मतलब वस्तु है तो वस्तु की लंबाई का मात्रक लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। अब जैसे मैं हूँ, मैं कहूँ कि मेरे बॉडी का मात्रक, मेरे बॉडी के लंबाई का मात्रक है, मेरे बॉडी के लंबाई का मतलब लंबाई का मात्रक ना। अब यहाँ से कर लेते हैं, अब थोड़ा सा और है। अब देखो लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर, आपको पता होगा लंबाई का मात्रक मीटर, बट्टे नीचे भी लंबाई है, नीचे भी क्या है लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, मीटर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, अब ये मीटर से मीटर हो जाएगा आपका कैंसिल। आप बड़े क्लास में इसको काटते नहीं हैं, हम लोग छोड़ते हैं, इसको काटते नहीं, दिमाग में काट लेते हैं। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बड़े क्लास में ऐसे काट के गंदा नहीं करते हैं, बड़े क्लास में ऐसे काट के गंदा नहीं करते हैं, बच्चों जैसा गंदगी नहीं करते हैं, हरकतें नहीं करते हैं। हम लोग इसको मतलब दिमाग से ऐसे हटा देते हैं ना कि कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 1। तो पाया यहाँ से क्या, यहाँ से क्या बोला, यहाँ तो आ रहा है ना रेखीय आवर्धन का क्या मात्रक, नीचे तो आ ही रहा है, तो फिर ये नीचे जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो रेखीय आवर्धन का मात्रक कितना आ गया 1। तो जब 1 कट पिट गया सब, ये देखो लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, जब सब कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, मात्रा सत्तर सब उड़ गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मात्रक नहीं होते हैं, 1 आ गया तो इसका तात्पर्य हो गया कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये 1 आ गया, तो ये इसका रीजन हो गया। अब ये अब समझा सकते किसी को, देखो क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और मीटर से मीटर सब कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो जब सब कैंसिल होगा तो मात्रक कहाँ से फिर होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया ऊपर की मात्रक वाले हेडिंग डलवा के मैंने बताया कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। उसका वजह भी रीजन जो है मैंने आपके साथ क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो पेपर में अगर कोई पूछेगा मात्रक नहीं होता है तो बोलेंगे नहीं होता है ना। और कोई पूछेगा कि कैसे नहीं होता है, थोड़ा मुझे बताओ कैसे नहीं होता है, तब जब ऐसी बात हो जाएगी तब उसको ये ब्यौरा देंगे, ये पूरा ब्यौरा रीजन बताएंगे, देखो यही है यही है, तब उसको ब्यौरा दे के बताएंगे। देखो अब खुश हुए ना, इसका मेन वजह यही है। तो ये चलो अब इसका रीजन भी आप आउट कर लो। अब इसका क्या कर लीजिए, अब चलिए रीजन आउट कर लीजिए, रीजन आउट कर लीजिए। मेरे ख्याल से रीजन अब आउट कर लिए होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, रीजन भी आपने आउट कर लिया, मैं इसको हटाता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन पे पूरा भाई फाइनल हो चुका, जितना रेखीय आवर्धन था मैंने इसका क्या कर दिया, फाइनल कर दिया। अब हम लोग डालेंगे क्या, रीजन हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे क्या, स्टार। अब हम लोग क्या लगाएंगे, स्टार, ये ऐसे स्टार लगा देंगे। अब कहेंगे यार स्टार में क्या लिखवाते हैं, आप लोग तो नए बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़ रहे हैं इस समय करंट में, उनको तो पता होगा, मैं आपको भी समझा देता हूँ। स्टार का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अदर टीचर कुछ लोग अपना नोट लिखवाते हैं ना, बोलते हैं नोट लिख लो, तो इसी तरह नोट की जब वजह है, जैसे हर टीचर की अपनी लिखाने का तरीका होता है, तो मैं नोट ना लिखवा के मैं स्टार मरवाता हूँ। स्टार में क्या लिखाते हैं, स्टार में जो अच्छी फैक्ट होती है मैं उसको डलवा देता हूँ, कि मतलब हाईलाइट कर देता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा फैक्ट आपको याद रखना है। तो वो जो नोट लिखवाते हैं लोग, बहुत से बुक में बहुत से लोग देखेंगे तो अच्छी बातें होती तो उसको ऐसे NOTE नोट डलवा के लिखवा देते हैं। तो मैं नोट ना लिख के मैं स्टार लिखवाता हूँ। तो आप इसको नोट कहाँ लिखते हैं, आप स्टार कहाँ लगाते हैं या फिर नोट कहाँ लगाएंगे, जो आपकी कॉपी ऐसे रहती है ना, इस तरह से लाइनिंग रहती है, तो मैं जब स्टार बोलूँगा तो स्टार आप ऐसे लगा देंगे यहाँ पे। अब स्टार में जैसे मैं पहला पॉइंट बोला तो आप ऐसे पहला, फिर मैं बोलूँगा जैसे दूसरा पॉइंट तो आप ऐसे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा का पॉइंट अगर बोलूँगा तो ऐसे तीसरा का पॉइंट बोलेंगे। मतलब एक स्टार लगाएंगे, जब पॉइंट बोलूँगा उतने पॉइंट उसमें आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ये हाईलाइट चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। तो स्टार, अब चलिए यहाँ तक मात्रक हो गया, रीजन भी हो गया। अब उसके बाद मात्रक भी मैंने करा दिया, रीजन भी करा दिया ना। अब उसके बाद स्टार लगाओ, स्टार में पहली पॉइंट लिखो। स्टार लगाने के बाद इस तरह से अपने कॉपी में बनाना, पहली पॉइंट क्या लगाना, पहली पॉइंट लिखिए। पहली पॉइंट में हम लोग क्या लिखवाएंगे, लिखो पहले लिखवाओ फिर सब बताता हूँ। लिखिए पहली पॉइंट में, यदि हमें रेखीय आवर्धन की पहचान करनी है, यदि हमें रेखीय आवर्धन की पहचान करनी है तो हम इसकी पहचान गुना से कर लेते हैं। किसे कर लेते हैं, तो हम इसकी पहचान गुना से कर लेते हैं, मतलब उसमें गुना लगा रहेगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि ये रेखीय आवर्धन है, गुना से कर लेते हैं।
अब स्टार में आप डालेंगे कौन सा, स्टार लगाइए ना, ये पहला पॉइंट हो गया। अब स्टार में आप डालेंगे कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तो इसमें जो अच्छे फैक्ट है 2-3 पॉइंट मैं आपको बढ़िया बढ़िया फैक्ट जो हैं मैं आपको बता दूंगा, जिससे एग्ज़ाम में मतलब आप अच्छा नंबर स्कोर ला सकें। मैं पूरा पूरा डील करके आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो स्टार में दूसरी पॉइंट है, उसको डाल के छोड़ दीजिए, अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो इसके वजह से मैं रोक रहा हूँ। तो अगले पॉइंट में अगले वीडियो में मैं स्टार में दूसरी पॉइंट यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मस्त लगा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड कर दो। फ़ायदा क्या होगा, बच्चे को फॉरवर्ड करोगे तो हम इंडियन वासी क्या होंगे, हमारा इंडिया डेवलप होगा अच्छे से, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपको समझ में आता है तब। क्योंकि बच्चे पता है उनका विकास तब रुक जाता है जब उनको समझ में नहीं आता है। तो जैसे आपकी अगर भलाई हो रही है तो भाई सामने वाले के साथ भी आप भलाई कर सकते हैं, है ना। एक अच्छा इंसान भलाई करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।